अभी पार्टिसिपेंट ऐड हो रहे हैं। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलें जी, अकम्प्लिस का मैं आपको बता रहा था कि अकम्प्लिस को साथ हमने 129B भी पढ़ना है। ठीक है, 129B क्या कहता है कि अकम्प्लिस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट, कि अकम्प्लिस एक झूठा गवाह हो सकता है। ठीक है, अनलेस ही इज corroborated हिज इन मटेरियल पार्टिकल, कि जब तक उसकी एविडेंस जो है बाकी विटनेसेस का corroborate ना करे, उसकी टेस्टिमनी पे रिलाय नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट की प्रिजम्पशन है। 129 टोटल प्रिजम्पशन है। वो बताता है कि आपका जो अकम्प्लिस है वो झूठा गवाह हो सकता है जब तक उसकी गवाही आपकी corroborate नहीं करती, आप उसकी एविडेंस पे रिलाय नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये था आपका अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मैं आपको सिंपली फिर बता देता हूँ। अकम्प्लिस एक सुल्तानी गवाह, बादम बाप गवाह, 129 100 सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 ये कहता है कि आपका जो अकम्प्लिस है, अकम्प्लिस की गवाही पे आप कोर्ट कन्विक्शन दे सकती है, और अकम्प्लिस की गवाही पे जो कन्विक्शन होगी वो इलीगल नहीं होगी, सिर्फ इस बिना पे कि उसकी एविडेंस बाकियों के साथ कोलैबोरेट नहीं करती। ऐसे बेस पे आपकी उसकी एविडेंस इस बेस पे उसकी एविडेंस को आप मतलब कन्विक्शन को इलीगल नहीं कह सकते कि उसकी जो टेस्टिमनी है बाकी विटनेसेस के साथ नहीं मिलती। ठीक हो गया, इसके साथ आपने वो रेड विद करना है सीआरपीसी का सेक्शन 337 से लेकर 339A तक। ठीक हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स का वॉल्यूम सर जी मैडम, जी मैडम। सर इसके साथ रीड विथ आर्टिकल 44 भी कर सकते हैं 44 कि क्यूएस होगा। जी जी सर, ऑल अक्यूज्ड पर्सन्स इंक्लूडिंग द अनकम्प्लाइज शैल बी लायबल फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन। जी मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, कर सकते हैं। चलें जी, आगे है जी आपका 17 सत मैंने अब ये भी प्रॉब्लम है कि ऐड करने का। चलें जी, आगे जी सेक्शन 17। 17 कहता है कि नंबर ऑफ विटनेसेस, किसी भी एविडेंस में कितनी नंबर ऑफ विटनेसेस कितने होनी चाहिए। ठीक है, जो जनरल रूल ये है, जनरल रूल ये कहता है कि आपका जो विटनेसेस हैं वो जो आपके ये कहते हैं जो फिनेंशियल मैटर या फ्यूचर ऑब्लिगेशन है उनके लिए 2 विटनेसेस चाहिए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और मैटर है तो उसके लिए एक विटनेस इनफ है। फिनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए 2 विटनेस चाहिए, 2 मैन, 2 मैन, और 1 मैन 1 वुमेन, 2 वुमेन, मतलब एक मेल की गवाही जो है 2 फीमेल्स की गवाहों के बराबर होती है। एक मैन की गवाही 2 वुमेन के गवाही के इक्वल होती है। मतलब आप जहाँ पे एक पर्सन एक मेल नहीं दे सकते तो आपको 2 फीमेल्स देनी पड़ती हैं एविडेंस के लिए। सेक्शन 17 सिंपली ये कहता है कि आपका जो नंबर ऑफ विटनेसेस हैं जो फिनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन, फिनेंशियल जैसे माली मामला, जैसे कि जिसमें पैसों का लेन देन होता है। ठीक है, जैसे कि कंपनीज का मतलब आपका रिकवरी का मैटर है तो उस पर 2 गवाह होंगे। या फ्यूचर ऑब्लिगेशन जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट करते हैं, आज एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस करते हैं कि 3 साल बाद करनी है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन होगी, वहां पे भी 2 गवाह होने चाहिए। बाकी कोई भी हो तो उस पर एक गवाह, एक मैन और एक वुमेन इनफ है। अब हम फैमिली केसेस में जैसे रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, वहां पे एक ही विटनेस मैं करवाता हूँ, मैं जो दूसरा विटनेस करवाता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो कोर्ट जैसे रिक्वायर करती है वैसे एक विटनेस इनफ है, तो एक विटनेस इनफ है। ठीक हो तो गया, एक मिनट सर, ये औरत हो चाहे सर मर्द हो। ये मुद्दई के अलावा एक विटनेस है कि मुद्दई खुद ही एक विटनेस है? मुद्दई खुद ही एक विटनेस, वो खुद विटनेस होती है। रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है तो वो सिर्फ सिर्फ वो मुद्दईया ही आके कर लेती है। रॉजर सर, हम भी यही करते हैं। हाँ जी, यही कुछ है। ठीक हो गया, आगे है जी आपका
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसी टॉपिक 18 से 29 तक आपके कोई 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 22 है आइडेंटिफिकेशन प्लेट, 24 है आपका प्ली ऑफ एलिबाई, उसके बाद 25 है डैमेजेस से रिलेटेड, 27 है आपका ये 27 से भी इससे रिलेटेड है कि वो ओकेजन वगैरह। ठीक है, 27 भी इम्पोर्टेंट है। ये 27 है जी स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 18 से 29 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर एडमिशन कन्फेशन, उसके बाद आगे कहता है एविडेंस एज टू, ये हम इधर से पढ़ते हैं नोट से। श्योर है सबको? जी जी सर। जी जी सर अब श्योर है। हाँ जी, ये आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 आपका कहता है कि एविडेंस आपकी फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट पे होगी, बस उसके अलावा कोई आप एविडेंस नहीं दे सकते फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट पे। अब कहता है एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, ये अलग-अलग मैंने करके बताया, ये इससे आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा। अब इधर से हम देखें तो वो आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी सूट और प्रोसीडिंग। अब ये देखें, ये कहाँ पे सूट एंड प्रोसीडिंग, ये आपको इतनी अच्छा समझ नहीं आया, वो मैंने अपने हाथों से लिखा है तो वो उससे ज्यादा आपको अच्छी तरह समझ आएगा। वो मैंने एक अलग-अलग एक एक वर्ड को अलग-अलग सेपरेट लिखा हुआ है ताकि वो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ सके। ठीक है, अब 18 का जो कैप्शन है, कैप्शन भी कहता है कि आपने एविडेंस देनी है रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू पे, इसके अलावा आप एविडेंस नहीं दे सकते। कहता है एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। अब सूट से मुराद सिविल सूट्स और प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, कहता है ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, बस इतनी। आपने जो एविडेंस देनी है वो फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट पे होगी, और किस पे? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे फैक्ट एंड इशू क्या है कि मर्डर हुआ है, मर्डर क्या है? फैक्ट एंड इशू है। अब एक्यूज्ड डिफेंस साइड कहती है कि ये नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस पे मतलब टोटल फोर्स करती है कि मर्डर नहीं हुआ, हुआ है तो हमने नहीं किया, नॉन एग्जिस्टेंस। और जो प्रोसिक्यूशन क्या कहती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट के, मतलब वो कहती है कि फैक्ट एंड इशू एग्जिस्ट है। ठीक है, ये मर्डर हुआ है, ये 18 कहता है। 19, 19 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 19 में 3-4 चीजें डिस्कस की गई हैं। 19 पे भी हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। ये जो हमने क्यूएसओ पढ़ा है, ये क्यूएसओ हमने कोई 1-1.25 महीना में हमने पढ़ा है कंप्लीट, एक एक आर्टिकल को हमने सेक्शन टू सेक्शन वर्ड टू वर्ड पढ़ा है। ठीक है, 19 का आपको मैं अब ऐसे बता सकता हूँ कि इसको रजिस्टर भी कहते हैं। कहता है फैक्ट्स विच नॉट एन इशू। अब फैक्ट्स जो इन इशू नहीं होते लेकिन बट बिकम्स but form but facts not an issue are so connected with fact in issue as to form part of same transaction or relevant fact, whether they occurred at the same time or different time and place। अब ऐसे फैक्ट्स जो कि कनेक्टेड नहीं है, कुछ फैक्ट्स जो कि कनेक्टेड नहीं है लेकिन वो इतनी आपके फैक्ट्स जो इन इशू नहीं है लेकिन वो इतनी कनेक्टेड है कि वो एक ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, चाहे वो फैक्ट्स एक जगह पे अक्कर हुए हों या डिफरेंट जगह पे, एक टाइम पे अक्कर हुए हैं या डिफरेंट टाइम पे। अब इसकी सेम ट्रांजैक्शन की मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक लड़की को लाहौर से अगवा करते हैं। ठीक है, लाहौर से लेके आगे उकाड़ा में जाके उसके साथ रेप किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप साहिवाल में जाके उस लड़की का मर्डर कर देते हैं। इसी तरह आगे वो मुल्तान में जाके उसकी लाश जो है वो दरिया में डाल देते हैं। ठीक है,
अब ये क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन बना रहा है, सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है। मतलब पहले किडनैप किया, रेप किया, मर्डर किया, फिर उसकी लाश को डिस्पोज ऑफ किया, मतलब उसकी एविडेंस को खत्म करना। एविडेंस को खत्म करने के लिए आपका पीपीसी का 201 है मेरा ख्याल, 201 लगता है पीपीसी 201। जैसे कि आपके वो बेनज़ीर की शहादत पे भी उन्होंने लगाया था, मतलब उसी तरह एविडेंस को वाश कर दिया था, तो उधर भी 201 का लगाया था। ठीक है, अब सेम ट्रांजैक्शन। आगे कहता है रेस्ट जस्टिफाई। रेस्ट जस्टिफाई क्या है? रेस्ट जस्टिफाई ये है कि आपके जो फैक्ट्स कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो इतनी आपके कनेक्टेड हैं कि मतलब वो एक ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, आपके एक फैक्ट्स ट्रांजैक्शन हो रहा है। रेस्ट जस्टिफाई का मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एक सपोज के आप देखें कि एक घर में मर्डर हुआ है, ठीक है, और बाहर मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, छुरे के साथ कत्ल हुआ है, और एक पर्सन बाहर मतलब उस घर से बाहर थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद वो जा रहा था, उसके हाथ में छुरा था, उसके हाथ में छुरा था, उसके हाथ में चाकू था। ठीक है, तो जिस पर्सन ने उसको देखा है, ठीक है, वो क्या है, वो ये रेस्ट जस्टिफाई की कंडीशन बता रहा है। वो रेस्ट जस्टिफाई है कि मतलब कुछ उस वक्त से थोड़ा पहले या बाद या सेम टाइम पे किसी को कोई ऐसी मतलब देखना। अब देखें कि उस वो जो पर्सन जा रहा है उसके हाथ में चाकू है, वो इन इशू नहीं है, कोई पता नहीं है, लेकिन वो उसके वो जो उसके हाथ में चाकू है वो इतनी कनेक्टेड है कि वो बाद में आप उसी घर में जाके देखते हैं तो कत्ल होता है। ये रेस्ट सर ये जस्टिफाई। लास्ट सीन भी देखा जा सकता है हाँ इसमें? जी बिल्कुल, लास्ट सीन एविडेंस ये भी उसी में आ जाता है। हाँ जी वही चीज है। ठीक हो गया यानी सर ये। आखिरी बार इसको वहां देखा गया था। हाँ जी ठीक है, इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि और एक जो शख्स, जी जी, एक शख्स को गली से गुजरता देखा गया जिसके हाथ में छुरी थी, और उसके बाद उसके कपड़े को भी खून आलूद थे, उसके बाद पता चला कि घर में कत्ल हो गया। तो ये क्या है? ये भी रेस्ट जस्टिफाई है, ये भी रेस्ट जस्टिफाई है। ठीक है, अब रेस्ट जस्टिफाई को अब अब हम एक ही सेक्शन को डिटेल के साथ, मेरी आदत भी है कि मैं ज्यादा डिटेल में चला जाता हूँ, ज्यादा गहराई में चला जाता हूँ, ऐसे हम पढ़ते रहे तो मेरा ख्याल है कि आपको ये सारा कंप्लीट नहीं होगा। एनीहो मैं थोड़ा आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ मजीद, ताकि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम जितनी हो सका मैं कहता हूँ कि उतनी आपका क्लियर हो जाए। कहता है रजिस्टर क्या है, डिफाइन किया है, कहता है कि मैटर इंसिडेंटल टू मेन फैक्ट। मैटर इंसिडेंटल टू मेन फैक्ट एक लैंडमार्क जजमेंट थी, उसमें ये रजिस्टर को डिफाइन किया गया था कि क्या है ये रजिस्टर है, क्या चीज। कहता है मैटर इंसिडेंटल टू मेन फैक्ट, जो फैक्ट मेन फैक्ट है, मेन फैक्ट क्या है, घर में मर्डर हुआ था। अब उसके साथ इंसिडेंटल क्या है कि एक पर्सन जा रहा है उसके हाथ में चाकू है, ये मैटर इंसिडेंटल है। एंड एक्सप्लेनिंग ऑफ मेन फैक्ट, ऐसे मैटर जो कि एक्सप्लेन करें, मेन फैक्ट को एक्सप्लेन करें, वो भी आपके इसमें आ जाएंगे, आपके रेस्ट जस्टिफाई में आ जाते हैं। रेस्ट जस्टिफाई सिंपली क्या है कि ऐसे फैक्ट को जो कि मेन फैक्ट्स को क्या इंसिडेंट बन रहे हो या मेन फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको रेस्ट जस्टिफाई कहते हैं। और सेम ट्रांजैक्शन का भी आपको पता चल गया है। चले जी, ये पता नहीं चलता। चले जी, आ गया जी 19। सर ये सर ये जी जी, सर ये अपने साइटेशन क्या है? क्या चीज? सर साइटेशन बता दीजिएगा। साइटेशन उस जो आप कह रहे हैं ना, इस साइटेशन है लैंडमार्क जजमेंट। 1993, 1993 PCRLJ, जी सर। PCRLJ 704। जी 704। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलें, आप ना साथ साथ आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ क्वेश्चन पूछते जाएं, नहीं तो बाद में मेरा ख्याल टाइम नहीं मिलेगा फिर हमें। सर ये 93 है या 94 है? मेरे पास 90 जो पहले लिखे हुआ 94। नहीं नहीं 93 है, 93 है, 1993।
1993 है मेरे पास, 1993 है। ठीक हो गया सर सर? वो 1994 SCMR वो अकम्प्लिस पे है सर। हाँ वो हो सकती है। बासित सर अहमद आप जी मैडम। सर ये जो सेक्शन आर्टिकल 19 है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से हम कहेंगे। जी मैडम बिल्कुल, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ये आ सकता है, सर्कमस्टेंशियल आपका एविडेंस में ये भी आ सकता है, आपका 71 भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आ सकता है, 153 है वो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आ सकता है। ये आज एक स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछा। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? अब ये आपको इसको देखें तो आपका एक आता है डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस की एक सब ब्रांच कह लो, डायरेक्ट एविडेंस है, और उसकी सब ब्रांच आपकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस क्या है? विच यू एविडेंस फ्रॉम पर्सनल नॉलेज और पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल नॉलेज और पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ऐसी एविडेंस को हम कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। और ऐसी एविडेंस जो कि आपके वो सर्कमस्टांसेस जिसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पे आप इन्फर कर सके, इन्फर कर सके। जैसे आप एक एविडेंस, एक मर्डर हुआ जहां वहां पे आप गए, आपको खाली बुलेट्स मिली है, एम्प्टी एम्प्टी मिली है, ठीक है, एम्प्टी बुलेट्स मिली है, तो वो क्या है? और उसके बाद आपको उधर खून मिला है, खून आलूद मिट्टी मिली है, तो ये क्या है? ये सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि ये आपके सर्कमस्टांसेस है, ये आपके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। ठीक है मैडम, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आपको मैं मजीद डिटेल के साथ बता दूंगा, ठीक है, इससे ज्यादा भी। ठीक हो गया ओके थैंक जी? अभी अभी आर्टिकल कौन कौन से बताए हैं? ये आप 19 है, 71 है, आगे है मेरा ख्याल है 150 153 है आई थिंक, देख लो। ठीक हो गया, चलें जी आगे है जी आपका 20। 20 आपका कहता है कि एनवायरमेंटल फैक्ट, इसको कहते हैं 20 को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्ट। अभी यहाँ पे ये आपको इधर से कोई चीज, ऐसी कोई चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है, जो कि मैंने नोट्स में लिखी हुई है। इधर आप देखेंगे ओकेशन फैक्ट वगैरह, ये आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा ये इन्वायरमेंटल फैक्ट है। ठीक है, तो नोट्स को आपने, मेरे ख्याल आप सबको मिल गए होंगे, तो इनको आपने बाद में भी अच्छी तरह देखना है, गौर से पढ़ना है। चलें जी आगे है जी आपका 20। 20 को कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्ट भी कहते हैं। कहता है फैक्ट विच आर द ओकेशन cause or effect of relevant fact or fact and issue। ठीक है, facts which are occasion cause or effect of relevant fact or fact and issue which constitute the state of thing under which they happened। क्या? रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू? रेलिवेंट फैक्ट एंड इशू के मर्डर हैपेंड हुआ है या नहीं, वो कौन सी हालात थे जिसमें वो आपका मर्डर हुआ है, और विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। ठीक है, अब वो कहता है कि ऐसे फैक्ट्स जो कि ओकेशन बने, काज बने या फैक्ट बने, किस चीज के? फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट के, वो सारे फैक्ट रेलिवेंट होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। पहले 18 में पढ़ा कि वो आपके जो एविडेंस होगी वो फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट पे होगी। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरा पढ़ा 19 पढ़ा, उसपे मैं कहा फैक्ट
नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सेम ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, वो भी रेलिवेंट है। 20 में बता रहे कि ऐसे फैक्ट्स जो कि ओकेजन बने, काज बने या फैक्ट करें रेलिवेंट फैक्ट्स को या फैक्ट एंड इशू को, वो भी आपके रेलिवेंट होंगे। या कोई ऐसी सिचुएशन विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग आर अंडर विच दे हैपेंड, या कोई वो सिचुएशन ऐसी बनाए, ऐसी हालात बनाए, कॉन्स्टिट्यूट करें जिससे में वो हैपन हुए, वो भी सारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे, वो भी सारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे। आगे कहता है जी आपका, सिंपली आप रख लें कि जो फैक्ट्स आपके ओकेशन काज या फैक्ट करें, फैक्ट इशू या रेलिवेंट फैक्ट को, वो सारे रेलिवेंट होंगे। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको थोड़ा रेलिवेंट एग्जांपल है। वो कहता है कि क्वेश्चन ये है कि क्या ए को बी ने रॉब किया है या नहीं, मतलब ए को लूटा गया है या नहीं लूटा गया, ए को बी ने नहीं, बी को ए ने लूटा है या नहीं, ए रोब्ड बी। क्वेश्चन ये है क्या वादर ए रोब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा है। अच्छा, अब सरकमस्टांसेस क्या है, हालात क्या है। वो कहता है कि बी गो टू द फेयर विद मनी इन पोजेशन, बी गो टू द फेयर विद मनी इन पोजेशन एंड टोल्ड अबाउट द मनी टू अदर, इट इज रेलिवेंट। अब एक मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को लूटा है या नहीं लूटा। अब हालात क्या है, सरकमस्टांसेस क्या है कि ए एक मेले पे गया है, एक फंक्शन पे गया है, वहां पे उस पे पोजेशन में मनी थी, उसके जेब में कोई 50,000 थे, ठीक है, और उसने साथ वाले दोस्त को बताया कि मेरे पास 50,000 है। ये उसका ओकेजन बन रहा है, काज बन रही है, और उसका बताना है कि मेरे पास मनी है, ये भी उसका रेलिवेंट होगा। यही चीज वो उसका ओकेजन बन रहा है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है ओकेजन, कि ओकेजन बन रहा है, काज बन रहा है, इसी वजह जो कि उसके पास में रकम थी और उसके ने दूसरे दोस्त को बताया, यही ओकेजन बना और यही आपका रेलिवेंट होगा। आगे आ जी 21 कहता है मोटिव प्रेपरेशन एंड प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट। आपका जो मोटिव होता है वो रेलिवेंट होता है, प्रेपरेशन रेलिवेंट होती है, आपका प्रीवियस या सब्सिक्वेंट पिछला या इन फ्यूचर जो आपका कंडक्ट होता है वो भी रेलिवेंट होता है। कहता है एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शो आर कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है, एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शो आर कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है। अब ऐसा फैक्ट जो कि आपका मोटिव बना रहा हो या उस आप कोई प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, वो रेलिवेंट होंगे फॉर। अच्छा, एक बात की है उसने, प्रेपरेशन क्या है, जैसे थेफ्ट और मर्डर वगैरह की पहले आप तैयारी करते हैं, जाके कोई चाकू लेते हैं, ठीक है, या पिस्टल लेते हैं, पिस्टल की बुलेट्स लेते हैं, ठीक है, वो क्या है आपकी प्रेपरेशन है, प्री प्लान प्रेपरेशन, ठीक है। दूसरी वो बात कर रहा है कि द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी एजेंट ऑफ एनी पार्टी टू सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच प्रोसीडिंग और सूट। अब पार्टी का जो कंडक्ट होता है वो भी रेलिवेंट होता है, इन प्रोसीडिंग कंडक्ट वो भी रेलिवेंट होता है, एंड कंडक्ट ऑफ प्रेपरेशन एंड ऑफेंस अगेंस्ट होम सब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट। अब ये देखें, ये क्या कह रहा है कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट होम इज सब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग। अब ऐसे पर्सन का कंडक्ट जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुई है, जैसे कि जिस पर्सन का मर्डर हुआ है उसका कंडक्ट भी रेलिवेंट होता है। अगर एक मर्डर, जिस पर्सन का मर्डर हुआ है, अब एक आगे एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि बशीर ने नज़ीर को देखा कि उसने किसी लड़की के साथ रेप किया, बशीर ने देख लिया। अब बशीर उसको नज़ीर को थ्रेट कर रहा है कि आप मुझे 5 लाख दें, नहीं तो मैं आपकी ये जो प्राइवेसी है डिस्क्लोज कर दूंगा। अब बशीर क्या करता है, बशीर नज़ीर का मर्डर कर देता है। यहाँ पे कंडक्ट वो किसका, मतलब जो जिसका मर्डर हुआ है उसका कंडक्ट क्या था कि उसने 5 लाख मांगे हैं कि आप मुझे 5 लाख दें, नहीं तो मैं आपकी ये प्राइवेसी डिस्क्लोज करूंगा। ये मोटिव है, ये क्या है, ये मोटिव है। आगे कहता है इफ सच कंडीशन,
कहता है इफ सच कंडीशन कंडक्ट इन्फ्लुएंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू आर एलिमेंट फैक्ट। ठीक है, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो ऐसे फैक्ट जो कि बता रहे हैं कि ये इसका मोटिव, कोई प्रेपरेशन, पास्ट या प्रीवियस कंडक्ट, ठीक है, पार्टीज का, वो भी रेलिवेंट होगा, वो भी रेलिवेंट होगा। आगे आ जी आपका 22। यहाँ पे जहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन करना हो, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सेक्शन की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं यही प्रिज्यूम करूंगा कि आपको समझ आ रही है और इस तरह मैं आगे चलता जाऊंगा। ठीक हो गया? सर किसी ये का जो जी सर ये जो आर्टिकल 20 में कॉज बताया गया है, हम्म कॉज, और आर्टिकल 21 में है मोटिव, हम्म इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब काज और मोटिव में फर्क क्या है? मोटिव क्या है? मोटिव तो आपका एक 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 आपकी इंटेंशन है, आपका मोटिव, आपका मतलब आपका जो वजह अनाद क्या है। मोटिव की आपको हम उर्दू लिखते हैं तो वजह अनाद लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई मोटिव बताया है, मोटिव को आप प्रूव नहीं कर सकते तो कैपिटल सेंटेंस नहीं होती। कैपिटल सेंटेंस मतलब जो मेजर सेंटेंस होती है वो नहीं होती। ठीक है, अच्छा हमारा ये ट्रायल वर्जन है, ये हमारा मतलब ये जूम, ठीक है, फुल वर्जन नहीं है। तो हमारी 10 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी, जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो फिर दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक हो गया? नासिर साहब, मैं बता रहा था आपको कि आपका जो मोटिव है, मोटिव आप बताते हैं, जैसे कि आप जाके एफआईआर करते हैं, एफआईआर में जाके करते हैं कि जी ये मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर कर दिया। वजह अनाद क्या थी? वजह अनाद ये थी कि मिस्टर ए की सिस्टर को मिस्टर बी भगा के ले गया था। ठीक है, भगा के ले गया था, या मिस्टर बी ए की सिस्टर के साथ उसने शादी की थी, इसी अशना इसी वजह में उन्होंने मर्डर कर दिया। अगर आपका मोटिव प्रूव कर लेते हैं तो कोर्ट शायद ये केस मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस में चला जाएगा, प्रीवियस एनिमिटी में चला जाएगा, कि मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। अगर आप मोटिव प्रूव नहीं करते तो फिर वो कोर्ट आपको कैपिटल सेंटेंस नहीं देती। ठीक हो गया? सर सर एक लाइन मैं बताना चाहूँ। हम्म सर ये मोटिव में सर इंटेंशन होगी ना, तो हम्म कॉज में सर इंटेंशन नहीं होगी। कॉज बगैर जो है ना वजह, वजह कोई भी फैक्ट जो है ना बगैर इंटेंशन की भी बन सकती है किसी भी रेलिवेंट फैक्ट के मुतालिक, जिसमें सर इंटेंशन ना हो, और वो वजह जो है ना रेलिवेंट हो सकती है किसी भी फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू के साथ। हम्म और मोटिव में सर इंटेंशन होना लाजमी होती है। मोटिव मुजम्मिल साहब आप काफी हद तक ठीक बता रहे हैं। मोटिव क्या है? मोटिव आपकी जो बताते हैं कि प्रीवियसली आपका मतलब वजह अनाद क्या बनी है, ये आपने जो नेक्स्ट ऑफेंस की है इसकी पीछे वजह क्या थी, पीछे वजह क्या थी, ये मोटिव है। ठीक है, आपने आपके ऑफेंस करने का, आपके जुर्म करने की वजह क्या थी, वो आपका मोटिव होता है, वो आपको उसको आप मोटिव कहते हैं। मानसा चाहूंगी आपको बीच में इंटरप्ट करके। जी जी मैडम। कैन यू हेयर मी? जी जी मैडम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एक्चुअली सलाम। मोटिव की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा। वैसे आप सब मुझसे ज़्यादा नहीं नहीं रिस्पेक्टेड मैडम, और सीनियर हैं। वो कोई मोटिव परफेक्ट नहीं मुहर्रिक है। होता, परफेक्ट परफेक्ट कोई नहीं होता मैडम। आप मैं तो सभी स्टूडेंट्स को इनकरेज करता हूँ जो कि कुछ ऐड करते हैं, बाकी को भी नॉलेज में इजाफा होता है, तो ऐड करने वालों को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। हम सब अच्छी बात है कि हम सीखेंगे आपसे। हैं। जी जी आप बताएं। मोटिव ये है कि किसी शख्स को फेल करने के लिए उकसाना, लाइक किसी के जहन में कोई बात आई है, नियत आई है, मोटिव ये है। पहले तो नियत होगी तो कोज होगा ना। तो मोटिव ये है कि जब कोई शख्स कोई फेल करने के लिए उकसाता है, लाइक ये है मोटिव, या उसके जहन में कोई बात आना। सिंपल इज दैट कि मोटिव ये है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम, कि आप मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई आप वजह बनना, ठीक है,
कि कोई आप मतलब कोई अगले पर्सन को कोई ऐसा ही कोई आप एक्ट करें या फेल करें जिससे अगला पर्सन ऑफेंस करने पे मजबूर हो जाए, ऐसे कह रही है मैडम आप? सर इस चीज जी के तो बिल्कुल कॉज ऐसे ही है ऑब्वियसली कि अगर कोई मोटिव होता है किसी को किसी से ऐसी, तो कोई जेलेसी में भी हो सकता है, अदर फैक्टर्स होते हैं इसके, और जरूरी नहीं है कि दो अजनबियों के दरमियान कोई मोटिव हो जाए। मैडम आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ LLB। डिस्ट्रिक्ट कौन सा मैंने कहा? फ्रॉम कराची। कराची, ठीक हो गया, ठीक हो गया साउथ। जी, गुड हो गया जी। नासिर साहब, सर जी कॉज ऑफ एक्शन भी नहीं कहते उसी को, जो वजह अनाद होती है, मतलब जी कॉज ऑफ एक्शन क्या वो थी जो ये काज ऑफ क्राइम। एक्शन आपका सिविल में काज ऑफ एक्शन होता है, क्रिमिनल में मोटिव होता है, ठीक है। सिविल में इश्यूज होते हैं, क्रिमिनल में चार्ज होता है, ठीक है। सही होगा। ठीक सर हो गया एक लाइन में और ऐड करना। जी, जी करें। आप देख लें कि सर हमारा जो पॉसिबल है कि हमारी ये क्लास 1 बजे तक भी चली जाए, ठीक है। पॉसिबल है कि हमारी क्लास वैसे तो हमने रखा था कि ये 10 बजे तक हमारी क्लास होगी, अब मेरा ख्याल है कोई 1.5 घंटा होने वाला है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो पॉसिबल है सर कि हमें एक कोर्स एक सर 1 बजे मुश्किल हो जाएगा। तो मैडम वो हमने आज एक दफा गो थ्रू करना है। मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो 4 बजे तक भी बैठ सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैं वहीं पे ही मतलब बैठा रहूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक दफा हमने एक को 164 तक जाना है, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमने सारे कंप्लीट करने हैं। आपके जितनी क्वेश्चन होंगे मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आंसर करता रहूंगा। सर इस तरह करते हैं, आज पढ़ते हैं, कल क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है मैडम, मुझे तो कोई इशू नहीं है, आपको समझ भी आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे सर मैंने सर प्रॉब्लम हो यही कहा आप था क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मैं सर यही कहता हूँ सर, आज सर पढ़ लें सर, जिन जिनको कुछ सवाल है सर वो लिखता आ जाए, वो सर बाद में बेशक कर लें या सर कल कर लें। नहीं फिर वो उनको सर या वो फिर ये समझ नहीं कि आया उनको दो सर वो लिखते चलें। दो सर क्लासेस आप आगे जाएंगे, हम सवाल पिछला करेंगे, आप फिर वापस आएंगे पीछे, तो अच्छा यही आप है सर, दो दो सवाल साथ जवाब देते रहे सर। मैं मैनेज करता रहूंगा, आप क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए, सो मेरा ग्रेट, मकसद ये है कि सो आपको, ग्रेट ऑफ यू सर, हाँ थैंक जी, यू। आपको समझ आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम पूरा करके वैसे पढ़ लें तो और आपको समझ ना आए, तो ये भी जरूरी नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक हो गया। चलें जी, आगे था ये 20 का आपको पता चल गया, 21 का पता चल गया, आगे है जी आपका 23 और 22। 22 आपने सुना होगा, आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है? आइडेंटिफिकेशन परेड कोई पर्सन, अगर एक पर्सन जो कि आपका मतलब जैसे कि आप रास्ते में मतलब जा रहे हैं, डकैती हो जाती है, आप रोड पे जा रहे हैं, डकैती हो जाती है, अब वो पर्सन जो क्या है वो स्कार्फ्ड में होते हैं, आप उनको नहीं पहचान सकते, ठीक है। तो आपको मर्डर करके चले जाते हैं या कोई डकैती करके चले जाते हैं, देन उनके लिए कोर्ट 22 ये बताता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड रखती है, ठीक है। ये स्पेशली उन केसेस में होता है जहाँ पे आपको कोई स्ट्रेंज पर्सन आके ऑफेंस करता है, ऑफेंस कमिट करता है, ठीक हो गया। तो उनके लिए है, ठीक है। फिर आप ये है कि उसका आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, तरीकाकार बता देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन परेड हमेशा आपकी, वो कहते हैं कि ये थाने पे नहीं होगी, ठीक है, पुलिस स्टेशन नहीं होगी, ये किसी सेपरेट जगह पे होती है, सेपरेट जगह वो मतलब मोस्टली जेल में कर लेते हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन परेड आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 14 CRPC के साथ अपॉइंट किए जाते हैं, वो करते हैं, ठीक हो गया। 12 में आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, 14 में स्पेशल जुडिशियल, वही लोग करते हैं, ठीक है, वो स्पेशल करते हैं। अच्छा, आपका जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वो कहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए, मतलब रात को आपने ऑफेंस किया है, ठीक है, रात को ऑफेंस हुआ है,
जैसे ही मुलजिम अरेस्ट होता है, हो सकता है मुलजिम 1 साल अरेस्ट ना हो सकता है 6 महीने अरेस्ट ना हो, या हो सकता है दूसरे दिन अरेस्ट हो जाए। जैसे अरेस्ट होगा वैसे ही उसी दिन कोर्ट ने उसको मतलब एक एप्लीकेशन देती है, वो आपके पुलिस वाले को अरेस्ट करते हैं नॉन पर्सन को, तो उनको पहले उनके खिलाफ कोई एफआईआर होती है 392 की 395 की, तो उसमें कोर्ट कहती है कि ये हमने अरेस्ट किया है, इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिर वो कंप्लेनेंट को मैसेज किया जाता है, नोटिस किया जाते हैं, समन किए जाते हैं, वो आते हैं और 8 9 से 10 डमीज होती हैं। इस पे जो लैंडमार्क जजमेंट आई है अभी खोसा साहब की, आसिफ सईद खोसा साहब की, और 488 PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 488, उसमें सारा डिटेल के साथ बताया गया कि 5 डमीज होनी चाहिए, और उस पे जो एक विटनेस, जितनी विटनेसेस हैं, मतलब सपोज के 3 विटनेस हैं, तीनों का कोई एक विटनेस पे को अगर कोई मतलब एक कहता है कि ये विटनेस यही उसने मर्डर किया है या इसने कोई डकैती की है, तो बाकी 2 विटनेसेस भी उसको इंडोर्स करें। ठीक है, उसी तरह की टेस्टिमनी को इंडोर्स करे। जहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्शन, एक मुलजिम को, एक पर्सन को अक्यूज को मान लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, उसके खिलाफ एविडेंस आ जाती है, तो अक्यूज ऑब्जेक्शन भी ले सकता है कि मुझे गलत उन्होंने कहा है, मैंने तो ऐसे कोई ऑफेंस नहीं किया। ये बड़ा एनी थोड़ा सा कंसेप्ट था आपको